समस्त सुधी श्रोताओं को सादर नमस्कार। आजकल का समय ऐसा है कि हम किसी भी व्यक्ति को इस दृष्टि से देखते हैं कि वह कितना उपादेय है समाज के लिए, हमारे लिए, या हमारे लिए उसने क्या किया है, हमारे लिए वह क्या कर सकता है। उपभोक्तावाद की दृष्टि से हम उसे देखते हैं। उसके साथ ही हम व्यक्ति को खांचों में बांट कर देखने के आदी हो गए हैं और किसी एक सांचे में जो कि हमें पसंद हो सकता है फिट करके, अनुकूलित करके उसकी जो छवि बनती है उसको हम अधिक याद रखते हैं। ऐसे में यह प्रायः हो जाता है कि किसी व्यक्ति का जो सबसे भव्य, उदात्त, सुंदर या ललित रमणीय रूप हो सकता है उसके लिए हम उसे याद नहीं करते। हम उसके उस अवदान के लिए उसे याद करते हैं जो हमारे लिए उपादेय रहा है, जो लौकिक दृष्टि से उपादेय हो सकता है, जिससे हमारी कामकाज की दुनिया पर अच्छा असर पड़ा है। समय ऐसा है, इसलिए व्यक्ति को हम इस तरह से देखने लग गए हैं। विजय बहादुर सिंह जाने माने आचार्य हैं, हिंदी के समीक्षक हैं, प्रखर विचारक हैं। उनकी कविताओं पर चर्चा उतनी नहीं होती है। उनकी कवि के रूप में स्वीकार्यता भी बहुत व्यापक नहीं है। विजय बहादुर सिंह की कविताओं की चर्चा मैं अपने व्याख्यानों में पहले करता रहा हूं। पिछले कुछ दिनों उनकी दुर्लभ कविताएं सुनने का मौका मिला। उनकी कुछ कविताएं सुनते हुए मुझे संस्कृत कवियों की वयस संधि पर लिखी हुई कविताएं याद आई। वयस संधि अंग्रेजी में जिसे टीनेज कहते हैं, एडोलेसेंस भी कहते हैं, एक ऐसा पड़ाव उम्र का जिसमें लड़का या लड़की किशोरावस्था के आखिरी पायदान पर खड़ा है और यौवन के आंगन में पांव रखने को है या पांव रख ही दिया है। हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने भी वयस संधि पर स्थित नायिकाओं पर कविताएं लिखी हैं। हिंदी के कुछ कहानीकारों ने, अंग्रेजी के भी कुछ कहानीकारों ने, कथाकारों ने टीनेजर लड़कों पर बहुत अच्छी रचनाएं की हैं और राज कपूर ने अपनी एक बड़ी फिल्म उसमें अपने नायक के कैशोर्य और यौवन के बीच की जो संधि है उस पर स्थित उस नायक का चित्रण बहुत ही बारीकी से किया है। कवियों को बहुत लुभाया संस्कृत के कवियों को वयस संधि ने। और एक मजे की बात यह है कि वयस संधि पर लिखे हुए जो श्लोक हैं वो फुटकर श्लोक हैं जो कि प्रायः गुम होते गए हैं। गुम होते जाने वाले श्लोकों को संकलन करने के लिए कुछ सुधी संग्रहकारों ने कमर कसी और 11वीं शताब्दी के बाद से हमको संस्कृत में सुभाषित संग्रह अर्थात फुटकर मुक्तकों के संकलन मिलने लगते हैं। उनमें सबसे पहला विद्याकर का सुभाषित रत्नकोश है। अनोखा खजाना है सुभाषित रत्नकोश संस्कृत के फुटकर श्लोकों का, मुक्तकों का। इसमें मजे की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके संकलनकार या संपादक जो है विद्याकर, वह एक बौद्ध भिक्षु थे और श्रृंगार की सबसे बेहतरीन कविताएं उन्होंने संकलित की कई कई खंडों में, जिनको उन्होंने व्रज्या कहा है। व्रज्या से आशय ही वह होता है एक गली से दूसरी गली में पहुंच रहे हैं। एक व्रज्या उनके सुभाषित रत्नकोश में वयस संधि व्रज्या नाम से है। दीन व्रज्या भी है, दीन दुखियों पर कविताएं। जाति व्रज्या भी है, जो हीन जाति के लोग हैं उनके जीवन पर।
और भी इस तरह की वृज्जाएं हैं, पर श्रृंगार पर बहुत सारी वृज्जाएं जो हैं विद्याकर के सुभाषित रत्नकोश में, उसमें से आरंभ की वृज्जाओं में वयस्संधि वृज्जा है और उसके बाद युवती वृज्जा है। विद्याकर ध्यान रखते हैं क्रम का कि वयस्संधि के बाद फिर यौवन आता है। विजय बहादुर सिंह ने बड़ी खूबसूरत कविताएं वयस्संधि पर स्थित लड़कियों पर लिखी हैं। यह भी एक रोचक बात है कि वयस्संधि पर स्थित नायिका या लड़की या युवती पर लिखने वाले कवि ज्यादातर बहुत प्रौढ़ अवस्था के कवि होते हैं। क्यों ऐसा होता है, यह तो एक अलग विचारणीय बात है, क्योंकि जो उस अनुभव से गुजर रहा है वह तो बयान उस तरह से नहीं करेगा। जो गुजर करके ऊपर उससे उठ चुका है और जो बाहर से देख रहा है वह कदाचित ज़्यादा अच्छी तरह से लिख सकता है। इसलिए वयस्संधि को विषय उन कवियों ने बनाया जो बहुत मजे हुए, पके हुए, परिपक्व कवि हैं, संवेदनशील बहुत हैं, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। और विजय बहादुर सिंह जी ने उसको उतनी ही खूबसूरती से और संवेदनशीलता के साथ ही उठाया है। बहुत सूक्ष्म पर्यवेक्षण उनकी इस कविताओं में है, जिनमें कि उन लड़कियों के चित्र उकेरते हैं जो वयस्संधि पर स्थित हैं और मानवीय संवेदनाओं के साथ उनके चित्र अंकित करते हैं। यह भी एक विचित्र बात लग सकती है, हमको लगती है। हमारी परंपरा में तो ऐसा कहीं माना ही नहीं गया कि कवि अलग है, पंडित अलग है। बड़े बड़े आचार्यों ने बहुत ही बेहतरीन कविताएं हमारे यहाँ लिखी, और आनंदवर्धन जो सबसे शिखर पर स्थित आचार्य हैं, वो कवि के रूप में भी उतने ही महनीय माने गए थे। फिर वही हुआ कि बाद में आचार्य के रूप में उनकी छवि हमको ज़्यादा याद रही, लेकिन उनको तो कवि के रूप में उनकी कविता, जो बहुत अनोखी कविता है और कई उन्होंने काव्य लिखे थे, उसके लिए पहले जाना जाता रहा है। विजय बहादुर सिंह के साथ भी यही बात है कि वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी प्रखर पैनी कठोर तार्किक दृष्टि के लिए आलोचना के क्षेत्र में जाने जाते हैं, और वे ही कविता में जब उतरते हैं तो स्त्रियों के बारे में अनन्य आत्मीय भाव से वे कविताएं लिखते हैं। और उनकी ये जो कविताएं हैं वयस्संधि पर स्थित लड़कियों के बारे में, प्रेम के बारे में भी, उनमें एक तरह की शुचिता और पावनता का बोध बना रहता है। देह है, देह की भाषा भी है, पर देह से परे उठ कर के और साक्ष्य का भाव उनकी कविताओं में आ जाता है। यह अच्छे कवियों की पहचान हुआ करता है। विजय बहादुर सिंह की कविताओं में एक बात जो मुझे सदैव अच्छी लगती रही है कि लय का अचूक प्रयोग वे करते हैं। छंदों की बड़ी पकड़ उनको है, जो कि गुम होती चली जा रही है हमारे बीच से। वो लय और छंद में रची बसी उनकी कविताएं हैं। वे गजल भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, मुक्त छंद में भी कविताएं लिखते हैं, अंत्यानुप्रास वाली कविताएं भी लिखते हैं, कुछ छंदोबद्ध जैसी कविताएं भी लिखते हैं। बड़ा दायरा उनकी कविताओं का विधा की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से भी उतना ही बड़ा दायरा है कि कई तरह के विषय वे उठाते हैं। प्रेम पर लिखते हैं, समाज की जो आज की स्थितियां उस पर लिखते हैं, जो प्रखर दृष्टि से यथार्थ का उद्घाटन भी वे करते हैं, और बहुत सुकुमार दृष्टि से जीवन के अनुभवों के बारीक तार भी खोलते हैं। आधुनिक साहित्य में जो लय लीन होती चली जा रही है उसको उन्होंने बनाए रखा है, उसकी बसाहट उन्होंने अपनी कविताओं में की, इसलिए उनकी कविताएं संग्रहणीय हैं। और एक तीसरी बात यह है कि बहुत अनोखे बिंब, दुर्लभ कल्पनाएं, उत्प्रेक्षाएं, रूपक लेकर के वे कविता में आते हैं। लड़कियों पर उनकी कुछ कविताएं, शायद 2 कविताएं जो मेरे पास हैं उनको मैं सुनवाऊंगा। वहाँ लड़कियां मुंडेर पर खड़ी हुई लड़कियां मुंडेरों की तरह हो जाती हैं, वे आकाश की खिड़कियों की तरह हो जाती हैं, वे अपने आप में सपनों की तरह हो जाती हैं। रात में देखे गए सपनों की तरह वही लड़कियां दोस्तों की झिड़कियां लगने लगती हैं। ये लड़ियां जो उत्प्रेक्षाओं की गूंजते हैं, उनमें जीवन से जुड़ करके ये कल्पनाएं आती हैं, और हमारे जीवन से जुड़ करके ये कल्पनाएं आती हैं। बहुत खूबसूरत कविता उनकी है जो कि चिरस्मरणीय कविताओं में से भी है, विजय बहादुर सिंह की। और उनकी प्रारंभिक
कविताओं में से एक है। शायद 1965 में लिखी गई कविता, जो कि पिछले 6 दशकों से बराबर बनी हुई है, दमखम के साथ हमारे कविता के संसार में, क्योंकि पसंद की जाती है, अच्छे अच्छे कवियों के द्वारा भी पसंद की जाती है। समीक्षकों ने कदाचित अधिक नहीं विजय बहादुर सिंह पर लिखा होगा, कुछ मैंने लिखा है, कुछ और लोगों ने, पर अनेक कवियों ने इसको सराहा, चाहा, खासतौर से भवानी प्रसाद मिश्र ने, जिस पर विजय बहादुर सिंह खुद संस्मरणों में बताएंगे अभी। मेरे देश को गालियां मत दो कविता का शीर्षक है। उनकी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में लिखी हुई यह कविता एक ऐसी कविता है जो हमारे साथ जैसी उस समय लगती थी, चुपती थी, टीस देती थी और पुलकित और आह्लादित भी करती थी। कई तरह से कविता हमारे भीतर गूंजें छोड़ती हैं, हमारे भीतर प्रवेश करती है, हमको आनंद सुख देती है, हमको कचोट देती है, सुख देती है, झकझोरती है। कविता की खूबी यह है कि यह कई कोणों से देखती है और कई बिंब रचती है। अभी भी यह मौजूद बनी हुई है और पहले से ज्यादा कदाचित सार्थक लगती है। और यही बात उनकी बिस्मिल्लाह खान पर लिखी हुई कविता है। बहुत ही मार्मिक कविताओं में से एक है हिंदी की, और देश की धरती से जुड़ाव और एक तरह की जिंदा दिली, अनुभूति की अंतरंगता, उसके साथ मेरे देश को गालियां मत दो, यह जिस तरह से लिखते हैं कविता विजय बहादुर सिंह, उसी तरह से बिस्मिल्लाह खान पर उनकी कविता है। और तीखा सवाल कविता उठाती है जो तुरंत तीर की तरह हमको लगता है। बनारस में कैसे बचे होंगे बिस्मिल्लाह खान, कैसे बचे होंगे उनके तान और आलाप, आखिर दूरी कितनी है बनारस में और अयोध्या में। उसके बाद जो बात शुरू होती है बहुत साहसिक और निर्भीक अभिव्यक्ति के साथ, जिसमें कि कवि हर तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार होकर कविता में उतरता है। आकार की दृष्टि से 3 तरह की कविताएं विजय बहादुर सिंह ने लिखी हैं। बहुत छोटी कविताएं जो कि दोहों से भी छोटी हो जाती हैं, कई बार 2 पंक्तियों की, 3 पंक्तियों की कविताएं, 4-5 पंक्तियों की कविताएं, सिमटी हुई इतने से छोटे से बंद में कविताएं जो कोंद में एक झलक मारती हैं, वह झलक हमारे भीतर बनी रहती है। कुछ मझोले आकार की कविताएं उन्होंने लिखी हैं, मीडियम साइज की कह सकते हैं, और इनमें एक विषय है, छोटा सा नैरेटिव आख्यान बनता है। कुछ बड़ी कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं, प्रबंध शैली की कविताएं भी उनकी लिखी हुई हैं। अनेक कवियों के साथ वे रहे हैं, कवियों की संगत का थोड़ा सा असर उन पर आया है। कदाचित भवानी प्रसाद मिश्र की संगत, उनकी कविताओं का असर हो सकता है कि मेरे देश को गालियां मत दो इस कविता में आया होगा। नगई मेहरा जो त्रिलोचन की कविता है, उसके जोड़ की कविता उन्होंने आख्यानात्मक कविता अपने गांव के चरित्र पर लिखी है, और पर मुहावरे फिर अपने बनाते हैं और अपने ढंग से बयान करते हैं। मैंने वयस संधि की बात की, और कितना रूमानियत के साथ देख सकता है कोई कवि वयस संधि पर खड़ी हुई लड़की को, और वही कवि ठीक उसी के साथ भी बहुत अभिभावक की तरह, बहुत चिंता के साथ भी उसको देख सकता है। दोनों बातें विजय बहादुर सिंह की कविताओं में हम यहाँ देखते हैं। एक लड़की जो जानी पहचानी लड़की, कक्षा में देखी हुई लड़की, उस पर कविता है। एक लड़की जिसका नाम दवे पारुल है। यह कविता असीम विस्तार लेती है अपनी संवेदनाओं में, और बिंब के अंकन की ताकत, शब्दों की अचूक वेधकता इसमें आती है, और भाषा अपनी, क्योंकि जीवन का जो नज़ारा है, जो जीवन पहचाना है,
कविता के लिए वह इसमें उतरता है। गेहुआ चेहरा सलोना रंग गुमसुम निगाहें, इसमें गकार अपने आप आ जाता है, अनुप्रास जो अपने आप आ गया है और एक लय उसके साथ बनाता हुआ वह आया है। गजलें जहां तक मुझे जानकारी है बड़ी संख्या में विजय बहादुर सिंह ने नहीं लिखी है, लेकिन गजल की समझ उनकी बड़ी पक्की है। और इसके बावजूद कि दुष्यंत कुमार के वे प्रशंसक रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत कुमार से प्रभावित होकर के उन्होंने गजलें लिखी होंगी। उनकी गजलों की विषय वस्तु भी जितनी दुष्यंत कुमार की जानी पहचानी गजलें हैं जो बहुत सराही जाती हैं और बहुशः उद्धृत होती हैं, तरह तरह के मंचों पर खूब उद्धृत होती हैं, पक्ष विपक्ष के लोगों के द्वारा राजनीति में खूब बोली जाती है, उनसे भिन्न गजल का पथ अपना ही बनाया विजय बहादुर सिंह ने। वे अपनी खुद की गजल कहते हैं और बहुत रवानगी के साथ कहते हैं। इन शब्दों के साथ विजय बहादुर सिंह की कुछ तरह तरह की कविताएं मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले भी मैं उनकी कविताओं पर बोलता रहा हूँ और कुछ कविताएं पहले भी मैंने उनकी यहाँ प्रस्तुत की है, क्योंकि कविता को हाशिए पर धकेला जाता है और जो चीज़ें तत्काल उपादेय होती हैं उन पर बातें होने लगती हैं, प्रदर्शन साहित्य का होने लगता है ज़्यादा। कविता चूंकि हमारे भीतर के संसार से पहले जुड़ती है और उस संसार को उजागर करती है जिसकी तरफ हम देखना शायद नहीं चाहते, लेकिन जरूरी है कि उस पर हम नजर डालें। विजय बहादुर सिंह की कुछ कविताएं नमूने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है। आज की सुबह 31 मार्च के दिन के प्रारंभ में मैं अपने परम मित्र संस्कृत और हिंदी के लेखक और आचार्य डॉक्टर राधावल्लभ त्रिपाठी के आग्रह पर अपनी कुछ कविताएं उनके लिए पढ़ रहा हूं। हो सकता है ये कविताएं उनके माध्यम से इन कविताओं के पाठकों तक भी पहुंच सकें। इसी कामना और आकांक्षा के साथ मैं यहाँ अपनी कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ। पहली कविता का शीर्षक है दो लड़कियाँ। दो लड़कियाँ बैठी वहाँ छत पर मुडेरों की तरह। दो लड़कियाँ बैठी वहाँ छत पर मुडेरों की तरह। आकाश की दो खिड़कियाँ दो लड़कियाँ। दो लड़कियाँ बैठी वहाँ छत पर मुडेरों की तरह। आकाश की दो खिड़कियाँ दो लड़कियाँ। मशगूल हैं यूँ बात में, हों स्वप्न जैसे रात में। मशगूल हैं यूँ बात में, हों स्वप्न जैसे रात में। देती समय को घुड़कियाँ दो लड़कियाँ। आखिरी बंद है, कुछ छिप रहीं कुछ खुल रहीं। कुछ छिप रहीं कुछ खुल रहीं। तिनका लिए बुलबुल रहीं जो दोस्तों की झिड़कियाँ। कुछ छिप रहीं कुछ खुल रहीं। तिनका लिए बुलबुल रहीं जो दोस्तों की झिड़कियाँ दो लड़कियाँ। बैठी वहाँ छत पर मुडेरों की तरह। आकाश की दो खिड़कियाँ दो लड़कियाँ। दूसरी ये कविता मैंने अपने छात्र जीवन में 27 फरवरी 1967 को एक छोटी सी यात्रा यानी पैदल यात्रा सुबह की इसे आप सुबह का घूमना कह सकते हैं। वहाँ से लौटते हुए जब मैं अपने छात्रावास के कमरे 114 की तरफ जा रहा था तब ये कविता मेरे मन में आई। और इस कविता के साथ दूसरी जो बात है कि बेरोजगारी मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए थी
और मैं देश के आम जीवन और उसके यथार्थ को याद भी कर रहा था, और उसी मनोभूमि में ये कविता प्रकट हुई। इस कविता को सबसे पहले कविवर भवानी प्रसाद मिश्र ने दिनकर जी के कविता के साथ बिंदु के दूसरे अंक के लिए भेजा था, और बाद में नंद चतुर्वेदी ने इस कविता के प्रशंसा में धरमी में एक छोटी सी टिप्पणी की थी। उसके बाद आपातकाल में कविवर भवानी प्रसाद मिश्र ने इस कविता को गांधी मार्ग में भी छापा। मैं अपनी इस सबसे चर्चित कविता को आप सबके समक्ष फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे देश को गालियाँ मत दो, मेरा देश कल्पना है। मेरे देश को गालियाँ मत दो, मेरा देश कल्पना है। धरती के आंगन में एक अल्पना है। मेरा देश नदियों में बहता और ऋतुओं में हंसता है। मेरा देश रोज रोज दुर्भाग्य के दलदल में धंसता है। मेरा देश मुसंडे साधुओं का है, पेटू महाजनों का है। मेरा देश गंगा है, नंगा है, मन की कठौती में चंगा है। बीत गए आधी रात, मेरा देश गालों पर हाथ धरे रोता है। बीत गए आधी रात, मेरा देश गालों पर हाथ धरे रोता है। सुबह सुबह अपनी ही राहों पर कांटे छितराता है, बोता है। बीत गए आधी रात, मेरा देश गालों पर हाथ धरे रोता है। सुबह सुबह अपनी ही राहों पर कांटे छितराता है, बोता है। मेरा देश नेता है, अभिनेता है, इसके खम गए कंधों पर हंसता है। सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है। मेरा देश नेता है, अभिनेता है, इसके खम गए कंधों पर हंसता है। सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है। मेरा देश जवान है। मेरा देश जवान है, माथे पर अंकित इसके शमशान है। मेरा देश नहाता मंदिर जाता है, शंख फूंकता गाल बजाता है। मेरा देश मुझी से रोटी छीन कर हाहाकार अकाल मचाता है। मेरा देश मुझी से रोटी छीन कर हाहाकार अकाल मचाता है। मेरा देश रामायण है, गीता है। मेरा देश खून पीता है, जीता है। अगला बंद है, मेरा देश जलाओ तो बुझ जाता है। मेरा देश जलाओ तो बुझ जाता है। मेरा देश पुकारो तो हकलाता है। मेरा देश स्वामी भक्तों सा पूंछ हिलाता है। अगर कहीं वह क्षुब्ध हो गया, जली कभी कोई चिंगारी। मेरा देश कफन को सिर से बांधकर ताजमहल को आग लगाता है। नागों सा फुफकार मारता सड़कों पर, मेरा देश हवाओं में विष घोले है। नागों सा फुफकार मारता सड़कों पर, मेरा देश हवाओं में विष घोले है। तुम में हम में रोज बदलता चोले है। मेरा देश घटाओं से भी काला है। मेरा देश कोढ़ से भरा उजाला है। मेरा देश घटाओं से भी काला है। मेरा देश कोढ़ से भरा उजाला है। सचमुच अपना देश यही ऋतुराज है। सचमुच अपना देश यही ऋतुराज है। लाख सुरों का एक अकेला साज है। मेरा देश अजायब घर है, मन बहलाता है। मेरा देश शेख चिल्ली के सपन सजाता है। आम काट कर मेरा देश बबूल उगाता है। घाट नहीं है जिन नदियों तक उन तक जाता है। आखिरी पंक्तियां हैं, मेरा देश कालिदासों सा डाल पर, मेरा देश मस्त है अपने हाल पर। मेरा देश वाली कविता
और बिस्मिल्लाह खां शीर्षक जो कविता अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें कई दशकों का अंतराल है, लेकिन चिंताएं कहीं न कहीं उसी परिवार की हैं जिस अनुभव परिवार से मेरा देश जैसी कविता उपजी है। बिस्मिल्लाह खां। बनारस में कैसे बचे होंगे बिस्मिल्लाह खां? बनारस में कैसे बचे होंगे बिस्मिल्लाह खां? कैसे बच पाए होंगे उनके आलाप और तान? आखिर दूरी कितनी है काशी और अयोध्या में? अयोध्या में तो बचकर और संभल कर चलने को कहा ही गया है। अयोध्या में तो बचकर और संभल कर चलने को कहा ही गया है। कहा गया है, आ गए हो तो आ गए हो, लौट कर जाना है किंतु मुश्किल, मारे भी जा सकते हो तुम। राम अब नहीं रहते यहाँ, फिर तो राज का सवाल ही कहाँ। इसका दूसरा टुकड़ा है, धीरे धीरे ये यात्रा एक दिन काशी तक भी पहुँचेगी। धीरे धीरे यह यात्रा एक दिन काशी तक भी पहुँचेगी। भागना पड़ सकता है तब शिव को भी, नहीं तो खदेड़ ही दिए जाएंगे वे। फिर उनकी बारात में जात कुजात सब तो शामिल हैं। तब क्या करेंगे बिस्मिल्लाह खां? क्या अपनी शहनाई के लिए जान दे देंगे वे? दे भी सकते हैं, और है ही क्या उनके पास शहनाई गंगा और शिव के अलावा। अगली कविता है तिरंगे की हंसी। बहुत छोटी कविताएं हैं, मैंने छोटी कविताएं भी काफ़ी लिखी हैं और कुछ बहुत लंबी भी लिखी हैं, लेकिन जिस तरह मेरा मूड मुझे प्रेरित करता है वो कविताएं उसी मूड में बनती चली जाती हैं। शीर्षक है तिरंगे की हंसी। हंसा सेठ चीखा भिखमंगा, हंसा सेठ चीखा भिखमंगा, लगी आग भड़का है दंगा, धीमे धीमे हंसा तिरंगा। हंसा सेठ चीखा भिखमंगा, लगी आग भड़का है दंगा, धीमे धीमे हंसा तिरंगा। हाँ, ये कविता 2006 में वागर्थ में एकांश श्रीवास्तव के संपादन में छपी थी और जो तब से काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, और ये चरित्र प्रधान कविता है जिसको मैं आपके सामने जिसका पाठ कर रहा हूँ। ये मेरी कक्षा की एक लड़की थी, मेरी छात्रा भी, बड़ी प्रतिभाशाली भी थी, लेकिन बहुत खामोश रहती थी। मैंने उसी के उस मन को समझने की इस कविता में कोशिश की है। एक लड़की नाम जिसका दवे पारुल है। ये कुछ कथात्मक शैली का शिल्प लिए हुए है। एक लड़की नाम जिसका दवे पारुल है, गेहुआ गहरा सलोना रंग गुमसुम किंतु बेहद। गेहुआ गहरा सलोना रंग गुमसुम किंतु बेहद, शब्द पर जिसकी निगाहें टिकी रहती हैं। मुस्कुराती कभी लगभग हंसी आने तक, कभी अक्सर खिड़कियों के पार जाकर ख्यालों के पार्कों में मौन बहती है। उंगलियां कुछ व्यस्त उलझन भरी बातें होंठ पर रखी सवालों सी। उंगलियां कुछ व्यस्त उलझन भरी बातें होंठ पर रखी सवालों सी, और छायाएं कपोलों पर गए दिन की
डायरी की सी नितांत गोपन आत्मगाथा लिए कुछ कहती न सुनती है, एक लड़की नाम जिसका दबे पारुल है। अगला बंद है, वही जिसको मिली है कविता मिली है, कल्पना की शक्ति अनुभव जानती है। वही जिसको मिली है कविता मिली है, कल्पना की शक्ति अनुभव जानती है, किंतु इतने उतरते चढ़ते दिनों में कुंतला सी फुनगियों, फूलों, टहनियों और शाखों तक, अंधेरे की अमावस से चांदनी के धुले पाखों तक, अकेली ही अकेली ही अकेली है, वही लड़की नाम जिसका दबे पारुल है। कल अचानक पास मेरे आ गई थी, कल अचानक पास मेरे आ गई थी, बिन बताए चली आती पास जैसे घटा, या कि वह प्रतिबिंब जो है पूर्णिमा का, उतर कर टिक जाए जैसे किसी पोखर में। वह टिकी कुछ देर जैसे दोस्ती टिकती हवा की और पानी की, या कि कोई याद टिकती हो कहानी की, और फिर उठकर गई तो गई, जैसे गंध उठकर चली जाती है बहुत कुछ छोड़कर, वही लड़की नाम जिसका दबे पारुल है। शिष्टता की मूर्ति प्रतिमा उदासी की, शिष्टता की मूर्ति प्रतिमा उदासी की, शील जिसका महकता है, गुजर उसके पास से यदि जाए कोई, किंतु इतनी ही नहीं है, छिपाए खुद को खुद ही में रह रही है, वही लड़की नाम जिसका दबे पारुल है। यातना के लोक में सुख की तरह, यातना के लोक में सुख की तरह, पलक मूदे साधनारत तपोवन कन्या, जब कभी खुलती बहुत कर बंद रहती है। यातना के लोक में सुख की तरह, पलक मूदे साधनारत तपोवन कन्या, जब कभी खुलती बहुत कर बंद रहती है, उमकती तो नहीं अक्सर मंद रहती है, वही लड़की नाम जिसका दबे पारुल है। आखिरी बंद है कविता का, समापन बंद जिसे मैं कह सकता हूँ, मैं उसी की उदासी में खो गया हूँ, मैं उसी की उदासी में खो गया हूँ, एक अरसे बाद जैसे आप अपना हो गया हूँ, क्या कभी वह बंद कमरे से खुलेगी, क्या कभी वह बंद कमरे से खुलेगी, दूध मिश्री की तरह मुझ में घुलेगी, या कि सपने की तरह खो जाएगी, वही लड़की नाम जिसका दबे पारुल है। जब तक मेरे एक मित्र, जिन हम दोनों की दोस्ती काफ़ी कुख्यात और विख्यात रही है, शलभ श्रीराम सिंह, जब वो मेरे पास आके रहने लगे, उस समय वो अपनी गज़लें लिख रहे थे, तो उनके आग्रह पर मैंने भी और निर्देश पर मैंने कुछ गज़लें लिखी। उनमें से एक गज़ल मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। करीब मेरे मगर खुद के आसपास हो तुम, ये असल में इसके पीछे का जो एक और कथन है वो मैं आपको बता दूं कि मेरे मन में ये भी था कि ये जो टीनेजर लड़कियां होती हैं, उनकी मानसिकता कैसे उतरती चढ़ती रहती है। और मेरे मन में विद्यापति जैसा महान कवि था कि उसके बाद हिंदी वालों ने इस उम्र पर बहुत कम कविताएं लिखी। तो मेरे मन में ये भी था कि देखूं कि मैं उस मानसिकता को पकड़ पाता हूं या नहीं। तो जिस इमेजरी में मैंने इस मानसिकता को पकड़ा, वो अब आपके समक्ष उसे पढ़ रहा हूं। करीब मेरे मगर खुद के आसपास हो तुम, करीब मेरे मगर खुद के आसपास हो तुम, लहकती बुझती हुई आग की उजास हो तुम। करीब मेरे मगर खुद के आसपास हो तुम, लहकती बुझती हुई आग की उजास हो तुम। चहकते गाते परिंदे की तुम खामोशी हो,
चहकते गाते परिंदे की तुम खामोशी हो, खिली सुबह की तरह शाम सी उदास हो तुम। हजार चुप से घिरी हलचलों के घेरे में, हजार चुप से घिरी हलचलों के घेरे में, रुकी रुकी सी हिचकती सी कोई सांस हो तुम। हजार चुप से घिरी हलचलों के घेरे में, रुकी रुकी सी हिचकती सी कोई सांस हो तुम। बने नहीं कि टूट जाए एक बुत जैसे, बने नहीं कि टूट जाए एक बुत जैसे, इतनी आम इतनी आम इतनी खास हो तुम। आखिरी है, कभी निगाह की हद में कभी होकर बेहद, कभी निगाह की हद में कभी होकर बेहद, कभी यकीन में ढलती कभी कयास हो तुम। करीब मेरे मगर खुद के आसपास हो तुम, लहकती बुझती हुई आग की उजास हो तुम। ये 1991 के आसपास की है और मुझे लगता है कि इसी के आसपास वो गज़ल भी थी 2-1 साल पहले की। मैं उसी मानसिकता में तैर रहा था, लेकिन ये एक दूसरी शक्ल में और दूसरे शिल्प में कविता आई है जिसका शीर्षक है रोटियां। बच सकता है भला कौन चूल्हे के धुएं से, पक रही हों जिस पर अपनी ही रोटियां। बच सकता है भला कौन चूल्हे के धुएं से, बच सकती हूँ पक रहा हो मैं इस कविता को फिर से पढ़ रहा हूँ, पाठ में कुछ अशुद्धियाँ आ गईं। बच सकता है भला कौन चूल्हे के धुएं से, पक रही हों जिस पर अपनी ही रोटियां। हम भी आँखों में कड़वाहट और जलन लिए बैठे रहे, हम भी आँखों में कड़वाहट और जलन लिए बैठे रहे दुखों की बुदबुदाहट लिए होठों पर। उम्मीद में सिक रही थी वहाँ हमारी ही रोटियां। शीर्षक है इसका उत्तर प्रेम। यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है, मेरे बगल लेटा हुआ निर्वस्त्र। यह मेरा शरीर है, मेरे बगल लेटा हुआ निर्वस्त्र। मेरी आत्मा हाथ फेर रही है इसकी पीठ पर, सहला रही है एक एक अंग, झुक कर दाईं ओर थपथपा रही है बायां गाल। यह मेरा शरीर है, मेरे बगल लेटा हुआ निर्वस्त्र। मेरी आत्मा हाथ फेर रही है इसकी पीठ पर, सहला रही है एक एक अंग, झुक कर दाईं ओर थपथपा रही है बायां गाल। यह मेरा शरीर है, सूख नहीं रहे जिसके आंसू। उसमें से एक कविता है, क्षितिज की सबसे बारीक डोर पर लटका है वह बूढ़ा मेघ। क्षितिज की सबसे बारीक डोर पर लटका है वह बूढ़ा मेघ, छूट कर गिर पड़ सकता है कभी भी, उड़ भी तो सकता है खोलकर अपने पंख। नई सुबह की अगवानी में बज भी सकता है वो शंख की तरह। क्षितिज की सबसे बारीक डोर पर लटका हुआ है वह बूढ़ा मेघ। एक कविता स्मृति परख है। भीगे हुए कपोत सा बंद कर पाखें, बैठा हूं घटाओं की मुडेर पर। भीगे हुए कपोत सा बंद कर पाखें, बैठा हूं घटाओं की मुडेर पर।
और ठंडी हवाओं की तरह आ जा रही हैं यादें। भोर के आसमान पर उदास लैंडस्केप सा भोर के आसमान पर उदास लैंडस्केप सा टंगा रह गया है कृष्ण पक्ष का कटा पिटा चाँद। भोर के आसमान पर उदास लैंडस्केप सा टंगा रह गया है कृष्ण पक्ष का कटा पिटा चाँद। याद किसी की टंगी रह गई हो जैसे। और एक और कविता है, बरसों बाद बैठे हम इतने करीब, बरसों बाद बैठे हम इतने करीब, बरसों बाद फूटी आत्मा से वही जानी पहचानी सुबास। बरसों बाद बैठे हम इतने करीब, बरसों बाद फूटी आत्मा से वही जानी पहचानी सुबास। बरसों बाद हुए हम धरती हवा आग पानी आकाश। वो जो कविता मैं अपनी इच्छा से सुनाना चाहता था उसे मैं एक सेकंड में ज़रा खोज लूँ। इस कविता को हर वो लेखक और कलाकार फील करना चाहेगा, अनुभव करना चाहेगा, किसी भी सभ्यता में हमारी नियति क्या रहती है। इसलिए इसका शीर्षक है हर दौर में। खाका हम ही ने किया तैयार, खाका हम ही ने किया तैयार और हम ही ने गढ़ी खूबसूरती। खाका हम ही ने किया तैयार, हम ही ने गढ़ी खूबसूरती। प्यार सबसे पहले शुरू किया हम ही ने, हम ही सबसे पहले हुए कुर्बान। प्यार सबसे पहले शुरू किया हम ही ने, हम ही सबसे पहले हुए कुर्बान। दुनिया ने की जब शिकायत हम ही माने गए कसूरवार। दुनिया ने की जब शिकायत हम ही माने गए कसूरवार और कर्म सबसे ज़्यादा गिनाए गए हमारे ही। कोसा गया हमें ही भरपूर। कविता का आखिरी छंद है, हम भी रहते रहे हर दौर में, हम भी रहते रहे हर दौर में जैसे रहते रहना था हमें। खाका हम ही ने किया तैयार और हम ही ने गढ़ी खूबसूरती। 29 तारीख को मैंने यहाँ उज्जैन के सहृदय समाज के बीच में कुछ कविताएं पढ़ी थी, जिसकी अध्यक्षता आचार्य त्रिपाठी ने और संचालन शशि भूषण जी ने किया था। तो मैं उनके आग्रह पर एक कविता पढ़ रहा हूं जिसका शीर्षक है बाजार में दुख। दुख ने नहीं पहचाना, दुख ने नहीं पहचाना, मिला था मैं उसे कल बाजार में। दुख ने नहीं पहचाना, मिला था मैं उसे कल बाजार में। लेता रहा लोगों से चीजों के दाम, न तो बैठने को कहा न ही पूछा मेरा हाल। लेता रहा लोगों से चीजों के दाम, न तो बैठने को कहा न पूछा मेरा हाल। बरसों पुरानी जान पहचान की चमक भी कहाँ थी उसकी आंखों में। नदारत थी मन की उछाह, मिला था मैं कल उसे बाजार में। ठीक है।